नमस्कार दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो बीपीएससी प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन का भेज रहे थे, ये दूसरा सीरीज है, राइट? तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अरुण और बृहस्पति और शनि तीनों में वलय है। वलय मतलब रिंग लाइक संरचना। ओके, उसके बाद देख लेते हैं कि पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह सूर्य से पांचवा निकटतम ग्रह है और आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा फेरबदल है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये निकटतम की दृष्टि से तीसरा निकटतम है और आकार की दृष्टि से पांचवा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब कथन देख लेते हैं। कथन में है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो और उसके बाद है कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और यह परिभ्रमण पूरा करने में में भी उसे ठीक उतना ही समय लगता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये दोनों का व्याख्या बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, केवल एक ही भाग दिखाई देता है और एक बार जो अपने चंद्रमा अपने आप में रोटेट करने का जो समय है वो 27 डेज है, राइट? उसके बाद देख लेते हैं कि चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है। सौरमंडल के किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट? क्यों? क्योंकि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है। क्षुद्र ग्रह एक छोटा सा पिंड होता है। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज है जो आपका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित कथनों में से सही सुमेलित कौन सा है। ठीक है, तो देखिए, याद रखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र अधिकतम ऊष्मा और तापमान प्राप्त करता है। ठीक है, तो पांचवा का आपका ये बिल्कुल करेक्ट है। शीतोष्ण कटिबंधीय मध्यम ऊष्मा और तापमान प्राप्त करता है और शीत कटिबंधीय सबसे कम ऊष्मा और तापमान प्राप्त करता है। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए एक पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है, तो आपका पता है कि 23.5 डिग्री ये उष्ण कटिबंधीय रीजन है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपका आता है शीतोष्ण और उसके साथ समशीतोष्ण यानी कि शीत कटिबंधीय। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पांचवा हो जाएगा। छठा में देख लीजिए क्या है। देशांतर। तो देशांतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले, वे अर्धवृत्त है। ठीक है, वे अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जैसे देखिए, मान के चलिए ग्लोब है, तो ये यहाँ से जो शुरू होता है, तो याद रखिएगा, जो अगर ये इधर से इधर बढ़ते हैं तो दोनों के बीच की दूरी क्या होता है, दो देशांतर के बीच की दूरी घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए और दोनों के बीच का शून्य हो जाएगा डिस्टेंस एट द पोल, राइट? तो ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं समांतर रेखाओं अक्षांश रेखाओं में भिन्न सभी देशांतरीय अवनोत्तर की लंबाई समान होती है। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट हो जाएगा। और ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राज के वेधशाला थे को प्रमुख मध्य रेखा माना जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीनविच टाइम का है, तो छठा का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, एक और दो। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि अभिकथन। जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम 5:30 बजे होंगे। तो आपको पता है कि भारत का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटा आगे होता है ना? तो सात का क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट है, क्योंकि देख लीजिए ग्रीनिच के पूर्व 82.5 पूर्व पर स्थित है भारत की ग्रीनिच समय 5:30, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ऑप्शन ये कारण भी सही है और कथन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि अफ्रीका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सही कथन आपको बताना है कि यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये क्या हो जाएगा कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए, अफ्रीका बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये देखिए, बहुत बड़ा भाग है उत्तरी गोलार्ध में, है ना? क्योंकि अफ्रीका वाला रीजन जो है इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ से गुजरता है, तो लगभग बहुत बड़ा भाग क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद यह एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कर्क, विषुवत और मकर तीनों गुजरती है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड राइट है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर देख लेते हैं कि अफ्रीका के तट पर स्थित माउंट किलिमंजारो किस पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, तो माउंट जो किलिमंजारो है वो आपका ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल है। तो वलित में एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, जैसे हिमालय वलित पर्वत है, आल्प्स वलित पर्वत है, अरावली ये कि काफ़ी प्राचीन वलित पर्वत है, आपलिशियन जो आपका अमेरिका उत्तरी तो वो भी क्या है आपका फोल्डेड माउंट है, राइट? तो तीन प्रकार का माउंटेन होता है, एक होता है वलित, भ्रंशोत्थ
और ज्वालामुखी पर्वत। तो ऑप्शन 9 का आपका पता है कि किलिमंजारो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइट। और हुड्रू जलप्रपात आपको पता है कि झारखंड के रांची में भारत के किस भाग में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, छोटा नागपुर के पठार में हुड्रू। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में नहीं पाया जाता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वैसा क्षेत्र को कहते हैं जहां से 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अधिकतर मतलब सालों भर पत्ते हरे भरे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि विभिन्न मौसम में झरने वाले पत्ते पाए जाते हैं इसलिए सालों भर हरे भरे होते हैं और काफी डेंस रीजन होता है, वहाँ विभिन्न प्रकार के प्राणियां पाई जाती है। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुंदरी, क्योंकि आपको पता है कि सुंदरी जो सुंदरवन क्षेत्र है जो समुद्री भाग में पाया जाता है समुद्र के तट पे, राइट। तो महोगनी इज द राइट आंसर। आबुनस शीशम भी आपका पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 12 में देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहा जाता है, राइट। और यह महाद्वीपीय सतह पर लगभग 5 किलोमीटर और महासागरीय 35 किलोमीटर। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी अब अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये गलत है, जस्ट उल्टा है कि महाद्वीपीय पर क्या हो जाएगा लगभग 35 किलोमीटर और महासागरीय में लगभग 5 किलोमीटर है, राइट। सो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, 13 में देख लेते हैं, भूकंप के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भूपर्पट्टी के नीचे वह स्थान जहां से कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है कि सबसे ज्यादा नुकसान आमतौर पर भूकंप के केंद्र के सबसे नजदीक होता है, केंद्र से दूर होने पर भूकंप की शक्ति कम हो जाती है, करेक्ट है। पी तरंग जो प्राइमरी तरंग है, एस तरंग है, एल तरंग है, भूकंप के 3 तरह की तरंगे, ये भी करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए तय तय ऑप्शन नंबर डी में के वर्ष 2023 में तुर्की सीरिया सीमा के क्षेत्र में कहर मन मारस भूकंप और उसके बाद शक्तिशाली झटके महसूस किए गए थे। चलिए ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं इसमें मोर देन वन है क्या? नहीं है, तो मोर देन ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गलत हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 14 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि ये विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो एंजल जलप्रपात है, वेनेजुला में पाया जाता है, राइट। नाउ द अस्टेक निम्नलिखित में से किस अपरदनकारी स्थलाकृति है? तो आपको पता है कि अस्टेक का निर्माण समुद्री तरंग के कारण होता है, जो गुफा होता है, गुफा बनने के बाद धीरे धीरे गुफा फैल जाती है और ये एक अलग हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार बना तो ये फैलते फैलते ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो बन जाता है दैट इज कॉल्ड अ स्टेक, राइट। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, तो आपको पता है कि 5 प्रकार का, जैसे क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, राइट। तो क्षोभ मंडल का सभी मौसमी घटनाएं इस पर होती है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए मध्य मंडल, यह परत ओजोन नहीं संताप मंडल में ओजोन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, राइट। अब वी हैव ओनली 2 ऑप्शन, वे ए एंड बी। स्टार्ट देख ली, संताप मंडल हवाई जहाज उड़ने के लिए सर्वाधिक आदर्श, राइट। ये वेरी गुड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी 1-3 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, राइट। चलिए 17 में देख लेते हैं आतपन। आतपन वो कुछ नहीं कि जो सूर्य की प्रकाश आती है तो कितना लौट के जाता है, राइट। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। वेरी ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, उसके बाद देखें कि आतपन सूर्यताप की मात्रा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर घटती है। ठीक है, तो देखिए सूर्यताप कहाँ ज़्यादा होता है? निम्न अक्षांश ये 0 डिग्री है तो आपका 30 डिग्री के लगभग ज़्यादातर सूर्यताप रहते हैं। अगर उच्च अक्षांश जाते हैं 90 डिग्री के गेंद, तो 0 से 90 की ओर जाते हैं तो घटता है, 90 से 0 की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन वो ए इज द राइट आंसर, राइट। उसके बाद देख लेते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सर्पों में से एक एनाकोंडा किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान क्वेश्चन है ये आपका। सदाबहार वन में पाया जाता है ना, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सदाबहार वन में तो वही वर्षा वन बोलते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय होना चाहिए, शीतोष्ण हमने बोले, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। और उसके बाद देखते हैं 19 में क्या है। कौन से क्षेत्र अपने फलों की उद्यान कृषि के लिए विश्व के बाग के रूप में जाने जाते हैं? तो काफी इंपॉर्टेंट है। 19 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे आपका भूमध्य सागर मिलता है। ठीक है, जैसे ये अफ्रीका हो गया और इस रीजन में भूमध्य सागरीय, यहाँ अंगूर की खेती शीतोष्ण शीतोष्ण पाए जाते हैं ना, तो अंगूर की खेती, इसलिए इसको बोला जाता है विश्व का बाग, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। उसके बाद देख लेते हैं
क्या है कि निम्नलिखित में से समशीतोष्ण घास के मैदान कौन सा है, ठीक है। तो समशीतोष्ण घास के मैदान कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पंपास। पंपास, ये पंपास आपका कहाँ पाया जाता है? ये समशीतोष्ण है क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता है। देखिएगा, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में जो पाया जाता है वो यहाँ आपके, ये थोड़ा सा इसको यहाँ समझे, ये आपका लानोस हो गया, लानोस। और यहाँ पे जो आता है पाया जाता है वो आपका कंपोस, कंपोज। और दिस रीजन इज अ डेडिक पंपास है, ठीक है। ये पंपास है, राइट। तो ये पंपास है, ये समशीतोष्ण घास स्थल है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बी, प्रेयरी। प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? आपको पता होगा प्रेयरी कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में, राइट। तो अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका और कनाडा वाले क्षेत्र में। तो ये इस वाले क्षेत्र में, तो ये अधिकतर ये आप देख सकते हैं समशीतोष्ण, क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिकतर पाया जाता है, इसलिए प्रेरी जो होगा वो उष्णकटिबंधीय, यानी दो आपका, अच्छा दो, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रेरी भी आपका क्या है? समशीतोष्ण वाले क्षेत्र है, क्योंकि ये भी उष्णकटिबंधीय से थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, ज्यादा पार्ट आपका समशीतोष्ण वाले क्षेत्र में आता है, प्रेरी भी कंसीडर होगा, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा है सवाना। तो सवाना आपको पता है कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाया जाता है, अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाया जाता है ना। तो इसको कंसीडर नहीं किया जा रहा है समशीतोष्ण में, ठीक है, याद रखिएगा, सवाना को समशीतोष्ण में कंसीडर नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सवाना और एक हो गया कैंपास। तो कैंपास आपको पता, अभी बता दिए, जो ब्राजील वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका आ जाता है उष्णकटिबंधीय घास स्थल में, राइट। तो वन सेकेंड, ये थर्ड एंड फिफ्थ इज कंसिडर एज उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ठीक है। तो पहला और तीसरा और पांचवा को छोड़ दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ओके। तो चौथा आप देख लीजिए कि वेल्ड, वेल्ड आपका पाया जाता है अफ्रीका क्षेत्र में, अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका में, प्रेरी तो बता दिए। उत्तरी अमेरिका कनाडा वाले क्षेत्र में भी पाया जाता है। उसके बाद स्टेपीज, स्टेपीज पाया जाता है यूरेशिया, जैसे रूस वाले क्षेत्र और एशिया वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो यूरेशिया, यूरोप और एशिया के क्षेत्र में, ठीक है। डाउन्स तो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद 21 में देखते हैं, प्रेरी के घास मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, पहला है क्या? प्रेरी प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में ग्रेट लेक्स से घिरा हुआ है, राइट है। उसके बाद देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में वार्षिक तौर पर मध्यम वर्षा होती है, जो घास के विकास के लिए आदर्श है, बिल्कुल करेक्ट है। मक्का इस क्षेत्र के प्रमुख है, बिल्कुल करेक्ट है। मक्का उत्पादन के लिए विशाल अधिशेष के कारण प्रेरी को विश्व के अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। नहीं, ये मक्का उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ये 4 रॉन्ग है, बाकी ये 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 22 में, सहारा मरुस्थल। तो सहारा आपको पता है अफ्रीका वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। काफी बड़े बेल्ट बनाता है, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें देखना है कि कौन सही है कौन गलत है। सहारा 9 देशों में फैला हुआ, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सहारा मरुस्थल की जलवायु बहुत गर्म और शुष्क है, करेक्ट। इस क्षेत्र में बेडोइन और तुआरेग जनजातीय समूह का निवास है, राइट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ओके। उसके बाद देख लेते हैं 23 में क्या कहना चाह रहा है। शहतूत ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त की जाती है? तो 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 23 का तिब्बती मृग के कारण, मृग तो मतलब हिरन होता है, ठीक है। सतत विकास के सिद्धांतों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के सिद्धांत क्या क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो सतत विकास का जो सिद्धांत है वो क्या क्या है, वो देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें देख लेते हैं क्या है। पहला है कि पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत दृष्टिकोण, प्रथाओं को बदलना, राइट है, क्योंकि अब संरक्षण की दृष्टि को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। समुदायों को अपने पर्यावरण के देखभाल के लिए सक्षम बनाना, राइट। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, राइट। और प्राकृतिक संसाधनों की कमी को अधिकतम करना, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए 25 में देख लेते हैं कि विश्व के किस क्षेत्र में सबसे प्राचीनतम सेल पाई गई है? तो विश्व का जो सबसे प्राचीनतम सेल जो पाई गई है 25 नंबर क्वेश्चन में, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं मैच कराने निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीकी देश विश्व भर में उत्पादित स्वर्ण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। तो जो स्वर्ण उत्पादित स्वर्ण होता है उसका हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरा देख लीजिए, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे और आपका जायरे, ये 3 है जो कि स्वर्ण
स्वर्ण के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं क्या 27 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 28 में देख लेते हैं भारत के खनिजों के वितरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक है। क्या लग रहा है, अभ्रक का सबसे बड़ा आयातक होगा? ठीक है, तो ये गलत है और हम लोग को गलत ही ढूंढना है, तो पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि अभ्रक का जो उत्पादन होता है कहाँ, आपका कोडरमा वाले क्षेत्र, झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है, और तिलैया, झुमरी झुमरी तिलैया, ठीक है, और साथ ही आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो आयतक नहीं हो सका, तो पहला गलत है। दूसरा में है कि भारत में केरल में कोलार में, कोलार तो केरल में नहीं है, गलत हो जाएगा ये, यही तो मिल गया। ठीक है, तीसरा देखते हैं भारत विश्व के अग्रणी नमक उत्पादकों और निर्यातकों में से एक ही हो सकता है। उसके बाद देखिए भारत में प्रमुख चूना पत्थर उत्पादक राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु, ये करेक्ट है। देखिएगा चूना पत्थर का जो उत्पादन होता है वो विंध्यन प्रकार के सेलों में उत्पादन होता है, राइट। सो द ऑप्शन ए बी क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 29 नंबर में क्वेश्चन में देखते हैं ऊर्जा के निम्नलिखित में कौन सा अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, कोयला। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 30 में हम लोग आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे पहले जल विद्युत विकसित करने वाला देश था। तो ऑप्शन 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक, नॉर्वे। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए स्थल नहीं। तो याद रखिएगा कलपक्कम आपका कहाँ है, तमिलनाडु में। तारापुर कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में। कैगा कर्नाटक, काकरापाड़ा काकरापाड़ा आपका गुजरात हो जाएगा, है ना। नरोरा आपका तो उत्तर प्रदेश, और पुगा घाटी। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 2 और 6 ये तो नहीं है ना। बाकी ये बता दिए कलपक्कम, तारापुर, कैगा, काकरापाड़ा और नरोरा उत्तर प्रदेश वाला। ठीक है, तो 2, 6 नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग देते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में मैच कराना है, तो याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जूमिंग जो कृषि होता है वो कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और उसके बाद आपका आता है मिल्पा जो है मैक्सिको, तो यानी कि डी का। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा मिल्पा कहाँ बोले, मैक्सिको का, और डी का 2 हो जाएगा, है ना, रोका ब्राज़ील में, राइट। तो बी का 1 यहाँ मैच कराने पर हम लोग को जो आ रहा है, और लडांग कहाँ हो जाएगा आपका, मलेशिया का। ठीक है, तो मैच कराने पर जो आ रहा है क्वेश्चन आपका 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनाज वाणिज्य अनाज कृषि में उगाया जाने वाला सामान्य अनाज है। ठीक है, तो वाणिज्य, ठीक है, अनाज जो है वाणिज्य अनाज कृषि में उगाया जाने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए 2 और 3 गेहूं और मक्का। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं क्या रोपण कृषि के संदर्भ में विचार कीजिए। तो रोपण कृषि के संदर्भ में हम लोग को विचार करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है कि रोपण कृषि मुख्यतः विश्व के समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, करेक्ट है। इस क्षेत्र में अच्छा ये गलत है। ठीक है, हम लोग को करेक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और इस क्षेत्र में कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, ये करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा इस कृषि के लिए परिवहन नेटवर्क का विकास आवश्यक है, ये करेक्ट है, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये जो कि करेक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं कि 35 में क्या है कि भारत के किस भाग में एक वर्ष में धान की 2 से 3 फसल उगाई जाती है। तो भारत के किस भाग में एक वर्ष में धान की 2 से 3 फसल उगाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है। तो देखिए याद रखिएगा कपास की कृषि के लिए हम लोग को आवश्यक ढूंढना है। तो सबसे पहले कपास की जो कृषि होती है काली और जलोढ़ मृदा में होती है, राइट। 200 से अधिक शीत रहित दिवस होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। मध्यम और तापमान और अधिक वर्षा नहीं, अधिक वर्षा इसके लिए नहीं चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी और ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं टिस्को पता है कि आपका जो टाटा इंडस्ट्रीज जो है वो सबसे पहले जमशेदपुर में 1907 में एस्टैब्लिश किया गया था, है ना। जो कि कौन आपका आंसर हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा कि स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच में ही था। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा और
करकई नदी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, राइट, करकई नदी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा झील ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ग्रेट लेक्स का हिस्सा याद करने के लिए देखिए सबसे पहले एस एच ई याद रखिएगा, अल्टरनेट में जाना है, एक ओ लिखना है, उसके बाद यहाँ छोड़ देना है, उसके बाद यहाँ लिखना है एम। ठीक है, तो एम लिख दिए तो यहाँ क्या हो गया, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो। ठीक है, तो ईरी है, ह्यूरोन है, ओंटारियो है, तो एलोस्टन तो वही है अमेरिका में, लेकिन बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रेट लेक्स। ओके, सो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आसान क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद को। उसके बाद देख लेते हैं कि भारत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, तो कौशल विकास योजना 2015 में चालू किया गया था। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, और 382। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा कर्क रेखा जो गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा राज्य इसमें होने वाला है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, मणिपुर नहीं होगा क्योंकि मणिपुर थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, और एक झारखंड बोल दिए थे, झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए 43 में क्या है, ये भारत में कौन सा राज्य म्यांमार सीमा स्थित नहीं है। म्यांमार सीमा पर स्थित नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन सा राज्य हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार है, तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तो इधर है ना, इधर है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, तो आपके पास त्रिपुरा इधर है, तो ये नहीं होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत पर्वतमालाएं निम्नलिखित में से किस हिमालय का हिस्सा है। 44 का काफी इंपॉर्टेंट है और ये आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय हो जाएगा। ओके, गंगा के मैदान निम्नलिखित में से कौन सी नदियों के मध्य विस्तृत है। तो गंगा का जो मैदान है वो आपका घग्गर और तीस्ता के बीच में। ठीक है, घग्गर यहाँ, तीस्ता आप तो जानते हैं सिक्किम के क्षेत्र में निकलता है ना। उसके बाद देख लेते हैं कि दक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सही कथन आपको ढूंढना है दक्कन के पठार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि गोदावरी नदी के दक्षिण में त्रिकोणीय भूभाग का निर्माण करता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। उसके बाद यह पश्चिम में सबसे अधिक ऊंचा और पूरब की ओर क्रमशः ढलान है। ठीक है, तो पश्चिम में इस प्रकार है और इधर ढलान है, ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट है, बी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 47 में क्या है, पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से आपको सही कथन ढूंढना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ये सतत एवं पश्चिमी घाट सतत एवं उन्हें केवल दर्रों के माध्यम से पार किया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहीं पूर्वी घाट क्या है, सतत आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं वे पूर्वी घाट से ऊंचे है। ठीक है, जैसे टोडा बेटा हो गया, अनाईमुड़ी हो गया, वो तो बड़ा ही है आपका जो पूर्वी घाट के जो पर्वत शिखर है। ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः कम होती है, नहीं गलत है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः बढ़ती है, तो ऑप्शन ये गलत है आपका, ए बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इनविंजर धारा कहाँ प्रभावित होती है। ठीक है, तो ये इनविंजर जो धारा है आपका अटलांटिक क्षेत्रों में प्रभावित होती है ना, तो आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। उसके बाद देख लेते हैं कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 49 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 53 मीटर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भारत के मानक समय रेखा के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक, तो याद रखिएगा जो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ठीक है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, लेकिन ये तेलंगाना नहीं है। ठीक है, जो 82 डिग्री से गुजरता है ना, ये 30 मिनट, तो उसमें 5 राज्य है अलग। ठीक है, एक आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऐड कर दिए और उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, लेकिन ये तेलंगाना नहीं है। उसके बाद देख लीजिए बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए बिहार के साथ जो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सा जिला हो जाएगा। ठीक है, तो
याद रखिएगा, उसमें आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, जिस और उसके बाद पूर्वी चंपारण, मोतिहारी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए क्या नहीं है। 51 का बी हो जाएगा। शिवहर तो नहीं बोले अभी, है ना, तो शिवहर नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट। बाकी सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, दुर्लभ एवं वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्य जीवों जैसे लवणीय जल के मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गंगा डॉल्फिन तथा ऑलिव रिडले टर्टल पर्यावास है। तो इसका ऑप्शन आपको ढूंढना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कि 53 में क्या है, आपको मैच करवाना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो गेरोल सिंचाई योजना है, ठीक है, 52 में गेरोल सिंचाई योजना है वो कहाँ मैच करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, जो गेरोल सिंचाई योजना है वो कैमूर का है, मुहाने तो दरभंगा है, बालूघाट सिंचाई गया है, और जैतपुर पंप नहर मधुबनी है। तो याद रखिएगा गेरोल 3 वर्ड है, गेरोल, तो कैमूर याद रखिएगा। ठीक है, मुहाने, मुहाने तो याद रखिएगा दरभंगा। भांग खाता है, तो भांग कहाँ से खाता है, मुंह से खाता है, तो मुहाने नदी। ठीक है, उसके बाद गया, गया में बहुत बालू निकलता है, तब बालूघाट सिंचाई गया हो जाएगा, है ना। तो जैतपुर एक है, तो जैतपुर मधुबनी याद रखिए। जैतपुर में 4 वर्ड है, जैतपुर है ना पूरा जैतपुरा, तो मधुबनी में 4 वर्ड है। ठीक है, बस रिलेट करना है। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है कि महानंदा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो चुंगन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, गंगा नदी। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तराई आर्क लैंडस्केप का भाग है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें से मोर देन वन ऑप्शन है, तो इसमें कौन कौन सा भाग होगा यही आपको चूज करना है। ठीक है, तो 55 का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कि 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राजाजी नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क और दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तीनों हो जाएगा। मानस तो आपका कहाँ है, असम में। उसके बाद देख लेते हैं कि सर्पगंधा पादप क्या है, सर्पगंधा पादप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखना है इसका उपयोग रक्तचाप के उपयोग के लिए उपचार के लिए किया जाता है या केवल भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का एकमात्र देश है जिसमें बाघ और शेर पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपना भारत हो जाएगा, है ना। उसके बाद देख लेते हैं कि बेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य कथन आपको ढूंढना है। ठीक है, सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, कर्नाटक में, ये नहीं, कर्नाटक में नहीं है ये। उसके बाद 2022 में रामसर स्थल में घोषित किया गया था, ये करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि जन्म दर एक वर्ष में आपको पता है कि 1000 ही होता है, 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों का देखा जाता है ना। 59 का आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 60 में क्या है, फुजीवारा प्रभाव। फुजीवारा प्रभाव चर्चा में बना हुआ वो क्या है, तो फुजीवारा जो प्रभाव है वो क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो यह तब होता है जब दो उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक दूसरे के नजदीक आते हैं और वे साझा केंद्र बना सकते हैं, जिसमें दोनों तूफान इस केंद्रीय बिंदु की चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसी को बोलते हैं फुजवारा प्रभाव। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जब भी लाया जाता है वो किसी मंत्री के खिलाफ या फिर मंत्रियों के मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है ना। उसमें देख लीजिए कि 61 में क्वेश्चन जो है वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है ये, क्योंकि अनुच्छेद 75 में कहा गया है ना, तो 75 हो जाएगा। वाला ऑप्शन गलत, आने की खत्म खत्म खत्म, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा में अभिस्ताव प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को हटा सकती नहीं, लोकसभा में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ओनली सी। प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है, राइट है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त नौसेना अभियान मालाबार में भाग लिया। तो मालाबार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4 राज्यों का है, 4 देश का है। ठीक है, तो जैसे यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और क्या आ जाएगा आपका भारत आ जाएगा ना, तो 4 राज्य हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए हाल ही में खबरों में रहा FRP, तो इसको फेयरनेस रिम्यूनरेटिव प्राइस बोला जाता है। ठीक है,
उचित और लाभकारी मूल्य, तो ये गन्ना के लिए दिया जाता है ना। को पता है कि जो गन्ना के लिए जाता है एमएसपी डिसाइड होता है, जो 23 क्रॉप्स के लिए डिसाइड होता है, उसमें से एक एफआरपी भी डिसाइड होता है, राइट। तो उसके बाद आपका आता है गोल्डी लॉक्स परिदृश्य क्या है, तो गोल्डी लॉक्स जोन, तो आपको पता है कि गोल्डी लॉक्स जोन ये एक ऐसा जोन है जहाँ पे पृथ्वी लाइक संरचना को सपोर्ट मिलता है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 64 का ऑप्शन नंबर, या अच्छा ये इसमें देख लीजिए, एक ये आपका इकोनॉमी के टर्म में है, तो इसमें देख लीजिए आप, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जहां स्थितियां पूरी तरह संतुलित है, ना तो अधिक और ना ही बहुत कम है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। और जो एक गोल्डीलॉक्स जोन होता है वो सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड है, ये आपका गोल्डीलॉक्स है, परिदृश्य याद रखिएगा, थोड़ा सा रिलेट करना है। तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि 65 में कि 1988 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव प्रणाली के संबंध में प्रावधान करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर ये गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि गगनयान मिशन के संबंध में विचार कीजिए। तो गगनयान मिशन के संबंध में आपको बताना कि कौन करेक्ट है और इनकरेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पहला है ऑप्शन, गगनयान परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करके और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं का प्रदर्शन करना, बिल्कुल करेक्ट है आपका। उसके बाद देखिए, इसरो ने LVM-3 रॉकेट एक अच्छी तरह से सिद्ध और विश्वसनीय भारी भरकम लॉन्चर को गगनयान मिशन के लिए प्रक्षेपित वाहन के रूप में नामित किया गया, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या 67 में क्या है, सिकल सेल रोग वंशानुगत श्वेत रक्त कणों के विकारों से एक समूह है। तो सिकल सेल किसके कारण होता है, आपको बताना है सिकल सेल किसके कारण होता है, क्या व्हाइट ब्लड सेल है या फिर रेड ब्लड सेल है, ठीक है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 67 में, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल के कारण नहीं होता है, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सिकल सेल रोगाणु हीमोग्लोबिन असामान्य होता है, जिसके कारण RBC कठोर और चिपचिपे हो जाते हैं और एस आकार के कृषि उपकरण जैसे दिखाई देते हैं, जिससे सिकल सेल में क्या होता है, स्ट्रक्चर बदल जाता है, राइट, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद देख ले 2023 की शुरुआत में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन लक्ष्य 2050, ये भी इनकरेक्ट है। 2050 तक भारत में सिकल सेल नहीं, ये गलत है ना, 2050 क्यों होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सही है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि SSG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। विचार कीजिए, ये कथन आपको सत्य कथन ढूंढना है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने लखपति SSG महिला पहल शुरुआत किया है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो पंचायती राज मिनिस्ट्री है वो चालू किया है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये पंचायती राज मिनिस्ट्री द्वारा नहीं चालू किया गया। उसके बाद देख लेते हैं, बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम समर्पित बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का नेतृत्व कर रही है, जिसे स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है, ये भी गलत, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो सही है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद 69 देख लीजिए क्या है, 69 में है क्या है कि खबरों में रहा बेलम घोषणा पत्र, ठीक है, याद रखिए बेलम घोषणा पत्र क्या है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ये बोलना चाह रहा है, ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में की रक्षा के लिए अमेजन को अपरिवर्तनीय क्षति को रोकने के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप है। तो बेलम जो है वो नथिंग है, ये क्या है कि जैसे ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था अगर बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है तो लोग क्या करता है कि वर्षावन को खत्म करके उससे इकोनॉमी जनरेट करने का प्लान ढूंढा जाता है, राइट। तो दिस रोड मैप इज जनरेटेड, जो कहता है कि ब्राज़ील को वर्षावन को ख़त्म करने के बजाय कुछ और अल्टरनेट वेज है जो इकोनॉमी को अच्छा कर सके, ठीक है। तो इसके लिए ये रोड मैप तैयार किया गया, राइट। उसके बाद देख लेते हैं कि एशियाई प्रीमियम जो चर्चा में रहा निम्नलिखित में किससे संबंधित है, एशियाई प्रीमियम के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका देख लीजिए, एशियाई प्रीमियम संबंधित है या पेट्रोल निर्यातक देश जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, निर्यात देश संगठनों द्वारा एशियाई देशों में ली जाने वाली अतिरिक्त राशि है, ठीक है। तो यही हो जाएगा एशियाई प्रीमियम, ओके।
उसके बाद देखते हैं कि न्योमा एयरफील्ड जो भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरफील्ड बनने वाला है वो कहाँ है? तो न्योमा जो है आपका लद्दाख में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 में आया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय संविधान के 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा पारित किया गया, ठीक है। तो उसके बाद देख लीजिए क्या है कि यह लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण करने का बात करता है, ठीक है। तो 72 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ये राज्यसभा का तो बात नहीं करता है, लोकसभा राज्य विधानसभा का बात करता है, ठीक है। और उसके बाद ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में क्या सही नहीं है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना आप जानते हैं कि जो स्किल्ड वर्कर है, जैसे लोहार या फिर छोटा छोटा जो स्किल्ड है उसको दिया जाता है काफ़ी रियायती दाम पर, ये लोन दिया जाता है, राइट। तो 73 में देख लेते हैं कि क्या आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि यह केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस योजना का नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं यह लोहार, सुनार, मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी, मूर्तिकला, विभिन्न व्यवसायों के लोक पारंपरिक एक शिल्पार उत्थान हेतु बनाए गए, करेक्ट है। विश्वकर्मा योजना के लिए पंजीकरण गाँवों के सामान्य सेवा केंद्रों पर पूरा किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि अफ्रीकी संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो अफ्रीकी संघ में कितना देश है? उसके बाद ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि इसमें 54 देश है, ये आपका इनकरेक्ट है। इसे 2002 में बनाया गया था, करेक्ट है। अफ्रीकी एकता संगठन का स्थान लिया है, ये आपका इनकरेक्ट है। चौथा क्या हो जाएगा? अच्छा, दो ही है ना, तो 74 का ऑप्शन नंबर आपका केवल बी, यानी कि 2 और 3 सही है, ठीक है। यानी 2 3 सही, यानी ये आपका सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ठीक है। केवल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यही गलत है, 2 और 3 सही है, ठीक है। 74 का बी और सी। उसके बाद देख लेते हैं कि 75 में क्या है। आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो आदित्य L1 मिशन जो कि आपका होता है कि सूर्य के लिए था, उसके कोरोना का अध्ययन करना था, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि यह सूर्य के अध्ययन करने वाला भारत अंतरिक्ष संगठन इसरो का पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है, बिल्कुल करेक्ट। आदित्य L1 मिशन को पूरा करने के लिए GSLV का प्रयोग किया गया था, नहीं, ये कि आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा देश अब्राहम समझौते का हिस्सा नहीं है। तो अब्राहम समझौता आप जानते हैं कि इजराइल के साथ जो समझौता मनाया था, ठीक है, मनाया गया था। तो आपका देख लीजिए कौन नहीं है, तो ये सऊदी अरब नहीं है, ठीक है। तो UAE है, बहरीन और इजराइल है, ठीक है। तो 3 याद रखिएगा, UAE, बहरीन और इजराइल, ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में किसने रमन मैगसेसे 2023 जीता था, ठीक है। तो 2023 का जो रमन मैगसेसे जीता मिला था वो R रवि कानन को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 41वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है, ठीक है। तो 41वां का जो बन गया है वो आपका ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो 79 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बर्मिंघम, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 80 में क्या है कि किस नगर निगम ने अपशिष्ट के बदले नगद योजना शुरू किया है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पटना नगर निगम। उसके बाद देख लीजिए बिहार में दूसरा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जाना है। तो 81 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैमूर में, ठीक है, रोहतास वाला, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया सुविचारित वन्य जीव अभ्यारण्य? तो याद रखिएगा 1992 में जो क्या किया गया था, 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर है ना, तो प्रोजेक्ट अच्छा ये 1973, थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। 73-74 में प्रोजेक्ट टाइगर था, 92 में आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट था, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपको मैच करवाना है कि कौन सा भाग कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये आपका 83 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है कि जो पर्वत है वो कितना प्रतिशत में है, ठीक है। तो पहला का 2 हो जाएगा 30% में, और दूसरा का 3 हो जाएगा, पठार हो जाएगा आपका 27%, और मैदान हो जाएगा लगभग 43%, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से काली मृदा के बारे में सही नहीं है, ठीक है, तो सही नहीं है आपको ढूंढना है, ठीक है। उसके देख लीजिए, इसे रेगुर के नाम से जाना जाता है, करेक्ट है। ये कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। ये आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। उसके बाद देख लेते हैं कि ये नमी को बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर यही है जो कि इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 85 में क्या निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अटल भूजल योजना में शामिल नहीं है। तो अटल भूजल योजना में 6 राज्यों को शामिल किया गया था, है ना। तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है, यानी बिहार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद देखिए किस भारतीय राज्य ने सबसे पहले सभी घरों के लिए छत पर वर्षा संचयन को अनिवार्य बनाया था। तो 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, तमिलनाडु में। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल वायु में नाइट्रोजन को स्थिर करके मृदा उर्वरता को बहाल करने में मदद नहीं करती है, ठीक है। तो 87 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अरहर, ठीक है। मूंग हो जाएगा, मसूर हो जाएगा, चना हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ फसल है। तो देखिएगा खरीफ फसल इसमें कौन है। तो सरसों बताइए, सरसों तो रबी फसल हो जाएगा, ठीक है, सरसों तो नहीं होगा। मूंगफली हो जाएगा खरीफ फसल। अलसी भी, अलसी और सरसों दोनों रबी फसल है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में वेलाडीला पर्वत माला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तो वेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, वेलाडीला है जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यह यहाँ कौन सा पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है हेमेटाइट, याद रखिएगा, हेमेटाइट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली जूट मिल स्थापित किया गया था। तो जूट मिल लगभग कहाँ स्थापित किया गया था, ये पूर्वी क्षेत्र में, बंगाल वाला क्षेत्र में, है ना। तो 90 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सियरा में, ठीक है, एरिसरा में, ठीक है। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यहाँ मान के चलिए, ठीक है, ये हो गया दिल्ली, एक यहाँ जुटेगा, एक यहाँ से यहाँ जुटेगा, है ना, इस प्रकार जुटता है। तो आपका देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। ये कलकत्ता है, दिल्ली, दिल्ली है, मुंबई और ये चेन्नई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा दो युग्म पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो पूर्वी और पश्चिम गलियारे से जो जुड़े हैं वो सिलचर और पोरबंदर। सिलचर कहाँ है आपका, असम वाले क्षेत्र में, और पोरबंदर गुजरात वाले क्षेत्र में, है ना। देख लेते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में क्या है। स्वतंत्रता दिवस 2023 पर बिहार सरकार ने किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला था। तो याद रखिएगा, जो 2023 में बिहार सरकार का किस झांकी को प्रथम स्थान मिला था, तो कृषि विभाग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर देश के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पटना। उसके बाद बिहार में निम्नलिखित में से किस शिक्षक को वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। तो इसमें एक से ज्यादा लोगों को दिया गया था, ठीक है। तो इसमें देख लीजिएगा अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार सुमन और कुमारी गुड्डी को दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस सरकार ने गेंडे राइनो को फिर से बसाने के लिए उपाय सुझाने हेतु राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार सरकार, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सबसे छोटी लकड़ी की चम्मच बनाने का विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शशिकांत प्रजापति। उसके बाद देख लेते हैं कि 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर खेल स्पर्धा में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो 98 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि गौरव भारती, ठीक है। उसके बाद मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मोर देन वन है, ठीक है। तो 99 का देखना है कि कौन कौन सही है, ठीक है। तो पहला देख लीजिए, इस योजना का उद्देश्य स्कूल जाने वाली युवा लड़कियों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है, बिल्कुल करेक्ट है। और राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों की कक्षा 5 से 12 तक छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएगी, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आपको पता है कि लोकसभा के प्रति अच्छा ये 103 हो गया ना, चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं। 100 में क्या, बिहार में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2023 के शीर्ष 100 लोगों में से शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो टाइम पत्रिका द्वारा जो शामिल किया गया था वो किसको शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जयंत सिन्हा को, ठीक है। उसके बाद है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला राज्य बना है, ठीक है। तो पंचायती राज आपको पता है कि जो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में चालू किया गया था, है ना।
तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 73वें संविधान संशोधन 1992 में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि क्या सही है। ठीक है, तो इसमें भारत के संविधान के एक नया भाग कौन था? 10 नहीं था, है ना, 9 था, जोड़ा गया। महिलाओं के लिए कुल सीटों की संख्या आधे से कम आरक्षण का प्रावधान था। तो ये क्या हो जाएगा? 33% आरक्षण का बात था। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से ये नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको भी गलत मानना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि 103 में क्या है। 103 में बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आपको पता है लोकसभा के प्रति होते हैं, और एक मंत्री जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रति, एकल मंत्री होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद देखिए राज्य का नाम परिवर्तन करने के लिए संसद में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है? तो ठीक है, तो राज्य का नाम ही परिवर्तन अगर कर दिया जाएगा तो अनुच्छेद ये क्या है? अनुच्छेद 3 है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि सचेतक पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए इसका उल्लेख भारत के संविधान में किया गया है, तो ये सचेतक पद ये नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक दल चाहे वह सत्ताधारी हो या विपक्षी का संसद में अपना सचेतक होता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ओनली सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि 106 में क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें मोर देन वन ऑप्शन है क्या? नहीं, यही इसी में चुनना है। तो देख लीजिए क्या है कि सत्य कथन ढूंढना है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ये करेक्ट है। उसका निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल के समान होता है। नहीं, ये 20-20 होता है ना, उनका 40-40 होता है, सॉरी 50-50 होता है। उसका चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित होता है। ये भी आपका क्या जगह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 106 का ऑप्शन नंबर ओनली बी हो जाएगा, जो कि करेक्ट है। उसके बाद देख लेते हैं कि इसको मिलान करवाना है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम जो दल बदल पर आधारित था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो मतदान की आयु को घटाकर कर दिया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था। और 73वां, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन तो आपको पता है कि पंचायती राज से संबंधित है, और 86वां किससे? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो 107 का ऑप्शन नंबर जो मैच कराने पर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ये बताना कि 108 में क्या सही है? ये बिल्कुल क्या करेक्ट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो सही है, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द नहीं था। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ये बी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, अखंडता को शामिल किया गया था ना। उसके बाद देख लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले जो केशवानंद भारती है, मेनका गांधी, मिनर्वा मिल्स और गोलकनाथ। केशवानंद भारती 1973, गोलकनाथ 1960। ठीक है, मेनका गांधी 1900, मिनर्वा मिल तो आपको पता है 1980 के दशक में था, है ना, और मेनका गांधी। ठीक है, तो इसका देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, केशवानंद भारती 1973, गोलकनाथ मामला 1967 और मिनर्वा मिल 1980। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गोलकनाथ मामला है ना, उसके बाद आपका केशवानंद भारती। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये मेनका गांधी। ठीक है, उसके बाद मिनर्वा मिल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 110 में निम्नलिखित में कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन है। ठीक है, 110 में असत्य बताना है। तो क्या है कि इसका गठन क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव द्वारा किया गया था, तो ये आपका गलत है। उसके बाद इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। या पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय था, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका दोनों का दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेना कि जो प्रक्रिया सदन समिति कौन थे, प्रक्रिया समिति कौन थे। ठीक है, इसको मैच कराना है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सबसे जैसे पहला हो जाएगा ये आपका 111 नंबर क्वेश्चन है ना, तो इसमें देखिए पहला हो जाएगा चौथा सदन समिति जो थे
पी पटाभी सीतारामैया, ठीक है। उसके बाद है क्या, प्रक्रिया समिति, ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और मूल अधिकार का उप समिति थे कौन, जेबी कृपलानी, और प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन मैच कराने पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंध नहीं है। तो आपको याद रखना है कि असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। तो 112 का मणिपुर तो नहीं हो जाएगा ना, तो मणिपुर नहीं होगा। उसके बाद देख लीजिए कि अनुच्छेद 19 के तहत अंतर्गत सही नहीं है, ठीक है। तो 19 में जो गलत है वही बताना है आपको। ठीक है, भारत के बाहर यात्रा का अधिकार देता नहीं, ये अनुच्छेद 21 के तहत आता है, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि इसमें पहला है कथन, देख लीजिए पहला क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या उसके असंगत करने वाले सभी कानून शून्य और अमान्य होंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अनुच्छेद 13 के तहत आता है, ये गलत हो गया है ना। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी संवैधानिक संशोधन को उसके आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या जो कि दस्तावेज मूल अधिकार के ढांचे, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका अगर घटक है और उसका उल्लंघन करता है तो वो जा सकता है न्यायालय में, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये करेक्ट है, ये जबकि इनकरेक्ट है, ठीक है। तो डी हो जाएगा इसका, है ना, जो कि पहला क्या इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान के 9वीं अनुसूची में भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में किसके द्वारा सम्मिलित किया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पहला, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राजनीति के निम्नलिखित निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो 1976 में जो जोड़ा गया है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के अवसर को सुनिश्चित करना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 51A के मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल्य कर्तव्य आपको बताना, जो जो 11 मूल कर्तव्य है ना, बाद में जो जोड़ा गया था, ठीक है, 11वां, ठीक है। उसके अनुसार पहले देख लीजिए कि 11 मूल कर्तव्य में इसमें कौन सा नहीं है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। देश की समग्र संस्कृति को, विरासत के महत्व को संरक्षित देना, ये भी है। और उसके बाद गाय, बछड़े, दुधारू पशुओं के वध पर रोक, ये आपका निदेशक तत्व के तहत आता है, डीपीएसपी के तहत, ठीक है, डीपीएसपी। वनों, झीलों, नदियों, वन्यजीव, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण को रक्षा करना, ठीक है, यानी कि ये सी हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो संघीय सरकार की विशेषता क्या है, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और विधानमंडल, ये द्विसदनीय विधानमंडल। तो संघीय का कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, ये नम संविधान नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर, जो लास्ट के जो स्पीकर बनते हैं ना, जो नई चुनाव होने के बाद आते हैं और जो पुराना रह जाता है उसी को प्रोटेम स्पीकर से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या है कि प्रोटेम स्पीकर संसद में कार्रवाई संचालित करने के लिए सीमित समयावधि के लिए नियुक्त की एक अस्थायी स्पीकर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जब सदन द्वारा नए स्पीकर का चुनाव किया जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में कौन सा कालानुक्रम सही है, ठीक है। तो इसमें बताना, जैसे जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फरुखुद्दीन अली अहमद, शंकर दयाली, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए कि दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक पर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि कौन धन विधेयक पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का अध्यक्ष, ये गलत है, लोकसभा के अध्यक्ष संयुक्त विधेयक की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, संयुक्त जो बैठक होते हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए 22 में देखते हैं कि ऑप्शन 122 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का विशेषता नहीं है, ठीक है। तो 1861 का विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए पोर्टफोलियो प्रणाली की मान्यता दी गई, राइट है। आपातकाल के दौरान वायसराय के अध्यादेश जारी करने का अधिकार था, ठीक है। बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसियों की विधायी शक्ति वापस कर दी गई, एक राइट है। इसके कंपनी कर्मचारियों के निजी व्यापार शामिल तथा स्थानीय उपहार रिश्वत प्रतिबंध लगा दिया गया था, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ये हो गया था 1773 में काम, जो अधिनियम आया था उसके तहत खत्म, ठीक है।
उसके बाद बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से संविधान का नवीन विशेषता माना है, तो नवीन विशेषता किसे माना है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा आधिकारिक भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में सम्मिलित किया गया है, तो क्या हो जाएगा इसका बोरो डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या है, बोरो है, नेपाली है, डोगरी है, कोकनी है। तो कोकनी देख लीजिए कि कोकनी क्या कौन होगा, तो ये याद रखिएगा कि ये हो जाएगा बोरो, नेपाली, कोकनी। ठीक है, डोगरी आ जाता है, वो आपका आता है उसमें कौन कौन सा इसमें आना है। ठीक है, तो मोर देन वन ऑप्शन है, तो 1 और 3, तो बोरो, डोगरी, ठीक है, मैथिली, संथाली। ठीक है, याद रखिएगा, एक होता है, एक और है मैथिली और दूसरा है संथाली। ठीक है, ठीक है, बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, और नेपाली, मणिपुरी और कोकनी। याद रखिएगा, ये नेपाली, मणिपुरी और कोकनी है ना, 3 अलग है और 4 एक साथ अलग है। तो ये जो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो पारित किया गया था वो चार था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 124 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, बोरो, डोगरी, मैथिली, संथाली, राइट। उसके बाद देख लेते हैं भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो जो चुनाव पद्धति है भारत, वो हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि कथन है कौन सा सही है और गलत है ये बताना है। भारत का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है, क्या लग रहा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का पालन करता है भारत। उसके बाद देख लेते हैं कि कारण में है कि भारत में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश का शासन करने और कानून बनाने का अंतिम अधिकार रखता है। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की विशेषता निम्नलिखित से लिए गए हैं, तो कहाँ से लिया गया, आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार का निलंबन होता है वो आपका वाइमर यानी जर्मनी से लिया गया, राइट। भारतीय संविधान को बारगेनिंग फेडरलिज्म के रूप में किसने कहा था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका कौन का था, मॉरिस जॉन। ठीक है, मॉरिस जॉन्स। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सम्मिलन गलत है। तो याद रखिएगा, इसमें जो गठन हुआ है वो आपको बताना है कि कौन गलत है। गोवा 1987, हरियाणा 1976, मणिपुर 1972, नागालैंड 1963, राइट। तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित का सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला देख लीजिए क्या है कि मूल अधिकारों को राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उसके बाद है यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये गलत है। वे अत्यंतिक नहीं है बल्कि विशेषित है, ये बिल करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, उसके बाद देख लेते हैं 31 में क्या है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य आते हैं। ठीक है, विधानसभा के सदस्य आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये गलत। अच्छा, ये मंडल का निर्वाचित, संसद के दोनों सदनों का, उसके बाद देख लीजिए सही नहीं है आपको बताना, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और उसके बाद राज्य के अच्छा राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। तो मनोनीत सदस्य क्या होते हैं, नहीं होते, ये तो नहीं होंगे, निर्वाचन मंडल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, केंद्र दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी ऐड होता है ना। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं कि 32 में क्या है, 100 निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी को नहीं सौंपा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका भारत के विधिक सलाह देना, सर्वोच्च न्यायालय के सभी मामलों को भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करना, भारत सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में पेश होना। ठीक है, तो ये सब का सब सौंपा गया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितना होता है। तो देखिए याद रखिएगा, ये हो जाएगा दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 8वां हिस्सा। ठीक है, नहीं, ये गलत है, 8वां नहीं होगा, ये 10वां हिस्सा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देख लीजिए 134 में क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है आपका, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद देख लीजिए
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत में कौन सा भारतीय गांधीवादी विचार से प्रतिबिंबित नहीं। तो याद रखिएगा गांधीवादी विचार आपका झलकता हो ऐसा आपको बताना है डीपीएसपी में, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें देख लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना करेक्ट है। नशीले पदार्थ और नशीली दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध करेक्ट है। अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक आर्थिक देना बिल्कुल करेक्ट है। सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना, ये 39A का पार्ट है जो कि महात्मा गांधी, ये गांधी विचारधारा से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अंतरिम बजट का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य है। तो अंतिम जो इंटरिम बजट आता है उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। अंतरिम बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो आम चुनाव से पहले का कार्यकाल के अंतिम वर्ष में होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन यही हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं 137 देखते हैं। भारत के नियंत्रक को महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कैग के बारे में आपको बताना है कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। भारत के संविधान 149 में कैग का प्रावधान किया गया, एक नहीं गलत 148 हो जाएगा। कैग राष्ट्रपति के त्याग पत्र देकर किसी भी समय अपना इस्तीफा दे सकते हैं, करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कौन सा सत्य नहीं है, ठीक है। कथन ऐसा बताना जो कि सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति 35 वर्ष की होनी चाहिए, नहीं जो न्यूनतम सीमा है वो नहीं बताया गया, जबकि उच्चतम सीमा 65 वर्ष बताया गया और उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष, ठीक है। चलिए 139वां देखते हैं कि भारतीय उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो 139 में आपको सत्य कथन बताना है, ठीक है। तो सबसे इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार केवल संवैधानिक मामलों तक सीमित है, ये आपका गलत है। और न्यायिक समीक्षा का इसका दायरा सीमित है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 140 देखते हैं। लैम डैक सत्र से संदर्भित करता है। तो जो लैम डैक है वो किससे संबंधित है। तो पहला हो जाएगा नई लोकसभा के निर्वाचन होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 141 में देखिए मैच करवाना है। तो छठी अनुसूची में जानते हैं कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम से संबंधित है, तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित पाला। और 9वीं अनुसूची में जानते हैं वैसा चीज़ को डाला जाता है जो भूमि से संबंधित मामले हैं, उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि तीसरी अनुसूची में क्या है। तो शपथ और प्रतिज्ञान प्रारूप है। और 5वीं अनुसूची में भूमि, ये हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। और जो 5वीं अनुसूची है वो आपका ये वाला हो जाएगा अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से संबंधित प्रावधान, ठीक है। तो इसको मैच कराने पर आपका 141 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के भाग से नहीं है, सुमेलित नहीं, इसमें मैच कराना है जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए 17वां जो है वो आपातकाल नहीं बल्कि 18वां हो जाएगा। 17वां भाषा से संबंधित, तो 9वां पंचायत राइट, 8वां क्या केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा मूल अधिकार राइट है, लेकिन ये 17वां नहीं बल्कि 18वां हो जाएगा और 17वां भाषा से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 143 में निम्नलिखित में कौन सा वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है, ठीक है। तो 143 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विशेषित वीटो नहीं है, अत्यंतिक है, निलंबनकारी और पॉकेट वीटो है, ठीक है। 43 में देख लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के संविधान में वर्णित रीट के बारे में सही है। तो जो रीट जारी करता है उसके बारे में आपको बताना सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों के दोनों लागू करने की रीट जारी कर सकता है, नहीं उच्च न्यायालय कर सकता है ऐसा, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकार से संबंधित। रीट अधिकारिता अमेरिकी कानून के उधार ली गई है, ठीक है। तो ये आपका भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 145 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व है, शक्तियों का विलय है, राजनीतिक एकरूपता है, शक्तियों का पृथक्करण, ये आपका नहीं, ये कि संघीय रूपता है, ये क्या है आपका संघीय है, ठीक है। संघीय विशेषता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं 146 में क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको देखना है कि क्या सही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्युदंड के क्षमा करने का अधिकार है, गलत है। राष्ट्रपति केवल क्षमा कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं, है ना। उसके बाद देख लिए कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा राज्यपाल के समाधान नहीं दे सकता, ये करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कोर्ट मार्शल से जो भी संबंधित है राष्ट्रपति देते हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोककरण का उपकरण आपको बताना है, जनमत संग्रह है, पहल है, इनिशिएटिव और जनमत संग्रह वही चीज़ है, और परिविलंबन नहीं है, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कि सरकारी विधेयक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। ये ये बताना है कि आपका ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है, ठीक है। और गैर सरकारी किसी भी सदस्य द्वारा, और सदन में गैर सरकारी सदस्य विधेयक पेश करने के लिए 7 दिनों की सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आप लगभग 1 महीना तक आपको देना पड़ता है। तो ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए 49 में देख लेते हैं, विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। भारत के संविधान के विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने का हकदार है, ये भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, संसद क्षेत्र एमपीलैड्स होता है, जो अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए दिया जाता है, उसके बारे में दिया गया है। तो यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसकी घोषणा 1993 में किया गया था, ठीक है। तो ये करेक्ट है आपका। यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होती है, तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। जय हिंद।